एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई तो उसके बाद में अब क्या होगा? ठीक है जी। अब बात यह है कि यहाँ से आगे जो है ना वो एक सूरत हाल चल जाती है बहुत अहम, मुल्जिम के हवाले से भी और मुद्दई के हवाले से भी। तो यहाँ से मुल्जिम के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं कि वो अपनी ज़ात को पुलिस के घेरे से बचा ले, और मुद्दई जो है उसकी और पुलिस की ख्वाहिश होती है कि वो मुल्जिम को गिरफ्तार कर ले, क्योंकि जैसे ही मुल्जिम गिरफ्तार होगा वैसे ही मुद्दई के लिए भी आसानी हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी, और जो रिलीफ वो सीख कर रहा है वो मुतवक्का तौर पर मतलब उसमें इन्वेस्टिगेशन में वो रिलीफ उसे मिल सकता है। और अगर मुल्जिम जो है वो काबू नहीं आता, वो भाग जाता है, तो फिर दोनों के लिए प्रॉब्लम्स हैं, पुलिस के लिए भी और मुद्दई के लिए भी, क्योंकि पुलिस ही चाहती है कि एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो गिरफ्तार हो, तो केस की जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू हो। तो एफआईआर हो गई तो इन्वेस्टिगेशन इसकी बाकायदा जो है अब वो शुरू हो जाएगी। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू होगी सेक्शन 156 के तहत। सेक्शन 156 सीआरपीसी ऑथोराइज करता है पुलिस ऑफिसर को कि वो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करे। ठीक है जी, वो इन्वेस्टिगेट करेगा। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि इस हवाले से प्राइम कंसिडरेशन जो है वो एक्यूज्ड की वो क्या होगा, वो कहेगा जी मैं प्रोटेक्ट करूं अपने आप को, किससे? पुलिस से। पुलिस से प्रोटेक्ट वो कैसे कर सकता है? वो ऐसे कर सकता है कि जनाब वो बेल फाइल करेगा सेक्शन 498 में। ठीक है जी, 498 जो सेक्शन है वो बेसिकली एक रिलीफ फराहम करता है इनोसेंट लोगों को, या उन लोगों को जिनके खिलाफ झूठी एफआईआर जो हैं वो बनाई जाती हैं, जिनके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाकर उनको जो है उनकी शोहरत को दागदार करने के लिए उनको सियासी बुनियादों के ऊपर, बदनीयती के जो है बुनियाद के ऊपर, और जो है उसको अल्टीरियर मोटिव्स की बुनियाद के ऊपर जो है ना उसको उसके खिलाफ पर्चा जो है दर्ज किया जाता है। अब चीज़ ये है कि बेल फाइल कर दी। यहाँ पर एक बहुत अहम बात जो है वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ख़ुसूसन आप लोगों के हवाले से। मैंने बहुत सारी बेल एप्लीकेशंस जो हैं वो मैंने जो प्रीवियस बेल एप्लीकेशंस वो पढ़ी हैं, उनके अंदर जो ग्राउंड्स हम रूटीन में मेंशन करते हैं ना जी, वो ग्राउंड जो हैं वो 498 की होती ही नहीं, बल्कि वो ग्राउंड्स होती हैं 497 सीआरपीसी की। 497 सीआरपीसी जो है वो बेसिकली डिस्कस करता है जमानत बाद इस गिरफ्तारी को, यानी जब गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद में जो जमानत हम करवाते हैं उसको हम फाइल करते हैं 497 सीआरपीसी के तहत। ठीक है, अब उसकी जो ग्राउंड है उनके अंदर मेरिट शामिल है, लेकिन यहां पर जो बेल जो हम सीख कर रहे हैं उसके अंदर बेसिकली 3 चीजें अहम है। सबसे पहले उसको हम जब एप्लीकेशन लिखेंगे तो हम उसमें लिखेंगे कि मुझे जो इस केस में फंसाया गया है वो अल्टीरियर मोटिव्स यानी बैरूनी अनासिर की बुनियाद के ऊपर मुझे फंसाया गया है, वरना तो इस केस से मेरा तो किसी किस्म का ताल्लुक ही नहीं है, ये लिखा जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज इसमें मैलाफाइड इंटेंशन, यानी मुद्दई जो है वो बदनीयत है और बदनीयती की बुनियाद के ऊपर मेरा उसने ये पर्चा करवाया। ठीक है, और तीसरी चीज जो लिखेगा मुल्जिम वो लिखेगा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यानी ये जो एफआईआर है ये एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के तहत ये दर्ज की गई है, और इसका मकसद जो है वो मेरी शोहरत को दागदार करना, मुझे हिरासा और परेशान करना जो है ये। तो ये 3 ग्राउंड्स हैं जो प्रीवियस बेल के अंदर लाजमन होनी चाहिए। ठीक है जी, अब मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है उसने प्रीवियस बेल करवानी है, पर्चा दर्ज हो गया, बंदा कराची में बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब वो क्या करे, क्योंकि यहां पर जब वो आएगा तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी, तो फिर वो क्या करे, कोई बता सकता है? नहीं भैया, फिर उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको प्रोटेक्टिव बेल फाइल करनी पड़ेगी। वो कराची में सिंध हाई कोर्ट में जाएगा, वहां पर एक बेल फाइल करेगा कि जनाब मेरे खिलाफ लाहौर में फला थाने में ये एक पर्चा हो चुका है, लेकिन जब मैं यहां से जाऊंगा तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, तो मुझे जनाब प्रोटेक्टिव बेल फराहम की जाए ताकि मैं जाकर वहां जाने के बाद में फिर से दोबारा से मैं जो है ये बेल 498 की फाइल मैं कर सकूं। ठीक है जी, तो ये इस तरह प्रोटेक्टिव बेल जो फाइल करने के बाद वहां से वो रिलीफ ले लेगा और फिर ये बेल जो है यहां पर फाइल कर देगा और पुलिस से वो महफूज रहने की कोशिश करेगा। अब एक तो चीज हो गई ये जो चीज है ना जिसको मैंने डिस्कस किया है 498 सीआरपीसी, ये पुलिस को सबसे ज्यादा
नापसंदीदा चीज, मुलजिम को सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज कि वो पुलिस की गिरफ्त में मत आए, और पुलिस को सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज ये है कि पुलिस किसी बंदे को अपनी कस्टडी में कर ले और उसके बाद उसे अपने तरीके से उससे इन्वेस्टिगेट करे। बहरहाल जब उसने ये बेल करवा ली 498 के तहत, तो वो जाएगा सीधा पुलिस के पास और कहेगा कि जनाब मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहा हूं, मैं आपकी तफ्तीश के लिए हाजिर हूं, आप मुझसे तफ्तीश कर लें। अब वो हाजिर हो गया, पुलिस से पूछगछ कर सकती है, वो पुलिस को जवाब देगा, लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसकी सेवा नहीं कर सकती, उसकी मार कूट जो है, ठीक है ना जी। अब पुलिस वाले कहते हैं जनाब हम तो किसी के ऊपर तशद्दुद करते ही नहीं है। भैया वो तशद्दुद करते हैं, लेकिन उन जगहों पर करते हैं जहां जिन्हें बयान भी आप समझ गए होंगे कहां कहां करते हैं, ठीक है। तो पुलिस ने जनाब क्या किया कि पुलिस तशद्दुद करती है, लेकिन वो हथेलियों पर करती है, पांव की तलियों पर करती है, वो घुटनों को मोड़कर उनके बीच में डंडा देकर जनाब जो है फिर उसके ऊपर भी बंदे को वो लटका देती है उल्टा, और दीगर उसके पास कई एक चीजें हैं। लेकिन वो तमाम वो चीजें हैं कि अगर पुलिस मेडिकल करवाएगी तो फिर उसमें उस मुलजिम के जिस्म पर चोटें नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये होता है। लो जी बेल करवा ली, बेल करवा के बाद उसने पुलिस को ज्वाइन कर लिया, ठीक है जी, और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, ठीक है। अब एक चीज तो हो गई है। अब एक बंदा कहता है कि जनाब मैं बेल नहीं करवाऊंगा, इस वजह से नहीं करवाऊंगा कि अगर मैं बेल करवाता हूं तो बेल जो है वो खारिज हो सकती है, और खारिज हो जाएगी तो पुलिस उसको पकड़ लेगी। तो वो बंदा क्या करता है कि वो जनाब वो इलाके से नस जाता है, वो चला गया, वो भाग गया, वो बंदा भाग गया, पुलिस से दूर भाग गया। अब क्या हुआ, पुलिस क्या करेगी, उस बंदे को ढूंढेगी और उसके पते पर जाएगी, जहां वो मुतवक्को मिल सकता है वहां जाएगी, नहीं मिलेगा तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। 68 से लेकर 89 सेक्शन की जनाब समन किया, नहीं मिला, वारंट निकाले, नहीं मिला। उसके बाद में जनाब क्या किया कि हमने इसको इश्तिहारी डिक्लेयर करवा दिया, जनाब उसके इश्तिहार लग गए, उसको इश्तिहारी कहना लोग शुरू हो गए, वो नहीं मिला। उसके बाद पुलिस ने क्या किया कि उसकी जो है अटैचमेंट कुर्की वगैरह करवा कर उसकी जायदाद भी बेची जा सकती है, ठीक है जी। ये सारी कार्रवाई कर ली, बंदा नहीं मिला। अब अगर वो बंदा मिल जाता है पुलिस को दो शक्लों में, एक शक्ल तो यह है कि उसकी बेल खारिज हो गई, वो पुलिस को मिल गया। दूसरी शक्ल ये है कि जनाब बेल तो उसकी खारिज नहीं हुई, लेकिन हुआ क्या है कि पुलिस ने क्या किया कि उसको गिरफ्तार करने के लिए उसकी वालदा को ले जाकर थाने में बिठा लिया, या उसके भाई को, ठीक है, या उसके बच्चों को ले जाकर थाने में बिठा लिया। अब वो बंदा बेचारा क्या करेगा, मजबूरन उसे पुलिस के पास हाजिर होना पड़ेगा, ठीक है जी। वालदा को बिठाया, बंदा मजबूर हो गया, आकर वो थाने में आ गया, थाने में पेश हो गया, वालदा को छोड़ दिया, इसकी गिरफ्तारी पुलिस ने डाल ली। अब बंदा आ गया पुलिस के रहमो करम पर कि अब पुलिस ने उसके साथ क्या करना है, ठीक है जी। तो अब हम इन चीजों को देखते हैं कि पुलिस क्या करेगी उसके साथ। पुलिस क्या करेगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस जाएगी जनाब 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 आवर्स, 24 आवर्स यानी एक दिन के अंदर, जिस दिन वो पेश हुआ या जिस दिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, अब 24 घंटे के अंदर पुलिस उसको किसके सामने पेश करेगी जी, मजिस्ट्रेट के सामने। और मजिस्ट्रेट अब पुलिस उसे कहेगी कि जनाब 24 घंटे में मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, लेकिन मुलजिम बड़ा ही शातिर है, इसके पास मैंने फला चीजें अभी रिकवर करनी है, तो जनाब गुजारिश है कि इसकी कस्टडी मुझे जो है मजीद 15-14 दिन के लिए दे दी जाए। पुलिस कितने दिन के लिए कस्टडी ले सकती है सर? पुलिस इसकी कस्टडी ले सकती है मैक्सिमम जो है वो 15 दिन, यानी एक दिन गुजार लिया, 14 दिन मजीद। अब मैजिस्ट्रेट क्या करेगा कि उसकी कस्टडी पुलिस को हैंड ओवर तो करेगा, लेकिन डायरेक्टली 14 दिन के लिए नहीं करता। वो क्या करेगा जनाब, 2 दिन के लिए कर दी, फिर 3 दिन के लिए कर दी, या 4 दिन के लिए कर दी, कर कर जनाब मुमकिन है कि वो 14 दिन का टाइम पूरा भी कर दे, और मुमकिन है जनाब जो है ना वो 10 दिन में या 8 दिन में या 4 दिन में ही उस बंदे को जुडिशियल भेज दे। अब जब वो जुडिशियल भेजेगा, जुडिशियल भेजने से पहले जब रिमांड पर लेकर गया सेक्शन 167 के तहत, और उसने कहा जनाब मुझे 2 दिन के लिए बंदे की जुडिशियल फिजिकल कस्टडी जो है मेरे हवाले की जाए, मैंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, मैं भी मुकम्मल नहीं कर सका। अब क्या होगा, मुलजिम को इख्तियार है कि वो अपना वकील अदालत में पेश कर सके, और मुलजिम का वकील कॉन्टेस्ट करेगा जनाब इससे किसी किस्म की कोई चीज पुलिस ने अब बरामद नहीं करनी। एलिगेशन की नौयत यह है कि इससे कोई चीज बरामद नहीं करनी, और इसकी बॉडी या इसकी फिजिकल कस्टडी पुलिस को जो मतलूब अब किसी शक्ल में, कानूनी शक्ल में नहीं है, इसको पुलिस की कस्टडी में देना
जो है वो अब उसका कोई फायदा अदालत को नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन को नहीं होगा। तो इसको क्या किया जाए, इसको भेजा जाए जनाब जुडिशियल, जेल में भेजा जाए। जेल में भेजे जाने के बाद उसकी बेल फाइल हो सकती है, लेकिन पुलिस कस्टडी में उसकी बेल नहीं हो सकती। तो अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि अगर देखेगा कि जनाब ऐसी ग्राउंड्स मौजूद हैं कि उसकी फिजिकल कस्टडी अभी मजीद दी जा सकती है तफ्तीशी को, तो वो तफ्तीशी के हैंड ओवर कर देगा। लेकिन अगर वो समझेगा कि जनाब इसकी अब जरूरत नहीं है और पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन की इस हवाले से कोई जरूरत नहीं है, तो वो उसकी कस्टडी पुलिस को देने के बजाय उसको कहां भेज देगा, जेल में भेज देगा। ठीक हो गया जी। लो जी, फर्दर उसको रिमांड दे दिया। अब जनाब 2 दिन का रिमांड में उसने जो है इन्वेस्टिगेशन की, फिर 3 दिन का ले लिया, 5 दिन का ले लिया। बहरहाल आखिर को क्या हुआ कि मजिस्ट्रेट ने उसको भेज दिया जुडिशियल। ठीक है, अब उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो अभी हमने डिस्कस किया मुलजिम को। अब जनाब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब मुलजिम गिरफ्तार हुआ, प्रोसीडिंग शुरू हुई, तो क्या होगा, सबसे पहले 160 सेक्शन जो है 160, ठीक है जी, ये जनाब पुलिस को एम्पावर करता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से किसी भी शख्स को, चाहे वो उस थाने की हदूद का है या किसी दीगर थाने की हदूद का है, वो उसे बुला सकता है और इस केस के हवाले से इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर सकता है, उसे तफ्तीश कर सकता है, उसे क्वेश्चंस पूछ सकता है और वो कानूनन पाबंद है उन तमाम क्वेश्चंस का जवाब देने का। ठीक हो गया जी। तो जब पर्चा दर्ज हो गया, तो जो पहला काम आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करेगा, पुलिस करेगी, वो क्या करेगी, वो जाएगी जनाब जाए वकुआ पर। जाए वकुआ पर जो पहला काम है। ठीक है जी। अब वहां पर वो क्या करेगी जनाब, बयानात 161 के, ठीक है जी, यानी तमाम गवाहान के बयानात 161 के, मुद्दई का बयान, 2 चीजें हो गई। वहां पर जनाब नक्शा जाए वकुआ का, गवाहान कहां खड़े थे, ठीक है ना जी, और उसके अलावा वहां पर जो है जो भी आर्टिकल्स नेसेसरी, इसमें जो आर्टिकल्स नेसेसरी है जो वहां पर मिल जाएंगी, वो सारी चीजें जो है पुलिस वहां से लेगी और अपने पहली जिम्नी का उनको हिस्सा बनाएगी, बयानात वगैरह मुकम्मल तौर पर वो लिखने के बाद। तो ये इस हवाले से मुद्दई के हवाले से उसका जो फर्स्ट डे है, जो फर्स्ट विजिट है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का जाए वकुआ का, वो मुद्दई के लिए बहुत अहम है और मुद्दई को उस हवाले से बहुत अटेंटिवली अपने बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड करवाने पड़ेंगे। ठीक है जी। अजान हो रही है, अजान के बाद में बाकी इंशाल्लाह शुरू करें जी। स्टूडेंट्स वहीं से शुरू करते हैं नमाज पढ़ने के बाद। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि 161 की जो स्टेटमेंट्स यानी जो फर्स्ट विजिट है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जाए वकुआ की, वो मुद्दई के हवाले से बहुत अहम है और मुद्दई को उस हवाले से बहुत अटेंटिव रहना चाहिए और अटेंटिव रह के 161 की स्टेटमेंट्स जो हैं ये कोशिश करें कि अपने सामने अपने गवाहान को बिल्कुल एज इट इज़ जो कोरोबोरेशन करें, फराहम करें एफआईआर को, एफआईआर के नुक्ता से बिल्कुल बनोअन इसको कोशिश करें कोई बयान करवाए। उसके अलावा नक्शा है और दीगर आर्टिकल जो वहां से मिलेंगी पुलिस को, वो सारी इनके हवाले से वो अटेंटिवली काम करें। ठीक है जी। चलें अब वापस आते हैं मुलजिम की तरफ। तो मुलजिम जनाब गिरफ्तार हो गया। तो गिरफ्तारी का जो 3 चीजें हैं कि व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड। जी, गुजारिश ये है कि जो पर्पस बिहाइंड द अरेस्ट ऑफ एक्यूज जो है पुलिस का, वो ये है कि पुलिस ने को बंदा चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। एक पर्चा हो गया, उस पर्चे में किसी बंदे के ऊपर एक एलिगेशन लग गया कत्ल का। अब जब पुलिस को वो बंदा मिलेगा नहीं, तो पुलिस जो है उससे इन्वेस्टिगेट उसको कैसे करेगी। ठीक है। अब फर्स्ट करें 498 के तहत जो है बेल करवा ली, बेल करवा के बंदा जो है पुलिस के पास आ गया। अब वो बंदा पुलिस को ज्वाइन तो जरूर करता है बेल करवाने के बाद, लेकिन चूंकि वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, पुलिस उसके ऊपर जोर नहीं डाल सकती, वो पुलिस की कस्टडी में नहीं होता, तो फिर वो जितना चाहे टाइम पुलिस को देता है और पुलिस की मर्जी के मुताबिक वो शामिल तफ्तीश भी नहीं होता और पुलिस जो है उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। इस हवाले से फिर पुलिस को उसको अरेस्ट करना ही पड़ता है। अब जब पुलिस ने बंदे को अरेस्ट कर लिया, ठीक है जी, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है किसी बंदे के ऊपर संगीन नौयत का मुकदमा दर्ज हो गया, कत्ल जैसी मिसाल के तौर पर। अब वहां पर पुलिस ये समझती है कि यार बंदा जो है, बंदा खुद पुलिस के पास चला गया या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों शक्लों में अगर पुलिस ये समझती है कि यार इस बंदे का इस केस से कतई तौर पर कोई ताल्लुक है ही नहीं, इस बंदे ने ये काम नहीं किया जो इल्जाम लगा है, जिस नौयत का भी इल्जाम लगा है,
वो इल्जाम झूठा, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, तो जरूरी नहीं है कि पुलिस उस बंदे को गिरफ्तार करे या अपने डॉक्यूमेंट्स में उसकी गिरफ्तारी डाले। तो उसकी गिरफ्तारी डालना किसी हवाले से भी जरूरी नहीं है। मैंने बहुत सारे मामलात में देखा है, मैंने देखा है कि मैंने कई दोस्तों ने पिटीशन इस हवाले से फाइल की कि जनाब पुलिस के पास जो है वो मुल्जिम मौजूद है, मुल्जिम थाने में बैठा रहता है, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती, तो जनाब उसको डायरेक्शन जारी की जाए कि पुलिस उसको गिरफ्तार करे। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है, पुलिस एम्पावर्ड है, पुलिस को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी मुल्जिम को गिरफ्तार करे या ना करे। अगर पुलिस समझती है कि एक बंदा उसके पास आया है लेकिन उसका इस जुर्म से ताल्लुक ही कोई नहीं है, तो उसको गिरफ्तार करना, उसकी गिरफ्तारी डालना पुलिस के डॉक्यूमेंट्स में, पुलिस की डायरी में जो है वो जरूरी नहीं है। ठीक है जी, पहली चीज आ गई। अब दूसरी चीज आ गई, क्या ड्यूरिंग जब उसके पास जो रिमांड की कस्टडी होती है उसमें पुलिस बंदे को टॉर्चर करने का कानूनी इख्तियार रखती है या नहीं। ठीक है जी, तो आप सब लोग ये कह रहे होंगे कि यार पुलिस जो है उसको इख्तियार ऐसा होगा, अगर ना होता तो वो ऐसा क्यों करती। भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पुलिस को किसी शख्स को टॉर्चर करने का कतई तौर पर कोई इख्तियार नहीं है। और पुलिस जब किसी बंदे को टॉर्चर करती है तो उसका टॉर्चर करने का जो अंदाज होता है वो इस नौइयत का होता है जिसमें उस बंदे के ऊपर जो है किसी किस्म का, उसके जिस्म के ऊपर कोई चोट का निशान नहीं होता, ताकि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई ना हो सके, इस तरह उसका टॉर्चर किया जाता है। तो अब वो टॉर्चर कैसे करते हैं, रूटीन में जो देखा गया वो ये है कि या सुना गया है, ठीक है जी, तो पुलिस क्या करती है कि उसके हाथ के ऊपर टॉर्चर करेगी या उसके पांव के तलवों पर टॉर्चर करेगी या उसको उल्टा लटकाएगी या उसके घुटनों के बीच में और टांग के बीच में कोई चीज फंसाकर जो है फिर उसको मोड़ा जाएगा, या इस किस्म की जो तकलीफ पुलिस पहुंचाती है कि अगर उसको मेडिकल करवाया जाए तो फिर जो है उस मेडिकल के अंदर वो बिल्कुल सही सलामत नजर आता है। इस तरह पुलिस के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं होती, लेकिन बहरहाल टॉर्चर तो पुलिस जो है आम औकात में वो करती है। अब सवाल ये है कि किसी बंदे को पुलिस ने जो है वो पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, अब पुलिस जो है उस बंदे को पुलिस से उस बंदे को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, पुलिस उसको टॉर्चर ना करे। तो इसका तरीका यह है कि जब किसी बंदे को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसके जो घर पर मौजूद लोग हैं वो क्या करें कि वो फौरी तौर पर एक जो है वो पिटीशन फाइल कर दें, एक दरखास्त फाइल कर दें मैजिस्ट्रेट को। अब मैजिस्ट्रेट से वो सीख करें कि जनाब ये इस बंदे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस इसको टॉर्चर करना चाहती है, इसका जनाब मेडिकल करवाया जाए। ठीक है जी, या पुलिस ने इसको टॉर्चर किया, इसको मेडिकल करवाया जाए। जब उसको मेडिकल करवाया जाएगा तो उस मेडिकल में उसकी बॉडी को मुकम्मल तौर पर किसी भी किस्म के टॉर्चर से खाली होगी। अब उसके बाद में अगर उसके ऊपर कोई टॉर्चर होता है तो आप जब मेडिकल करवाएंगे तो आप उस मेडिकल के अंदर यकीनी तौर पर उन चीजों को भी शामिल करेंगे, जैसे हाथ या पांव या जैसे उल्टे लटकाने वाली बात है जिसमें कहीं ना कहीं कोई चोटें जरूर होती हैं। ठीक है, उन चोटों को जब आप मेडिकल में लाने पर कामयाब हो जाएंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसकी फिर खैर नहीं, आप उसके खिलाफ भरपूर प्रोसीड कर सकते हैं, वो सस्पेंड भी हो सकता है, वो डिसमिस भी हो सकता है। तो ये तरीका है किसी बंदे को हम जो है प्रोटेक्शन फराहम करने का। ठीक है जी, बहरहाल चलो जी, बंदा गिरफ्तार हो गया, अब रिमांड पे है जनाब, पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसी दौरान इन्वेस्टिगेशन के 161 की स्टेटमेंट्स जो है पुलिस वो रिकॉर्ड करती है। अब मैंने जैसे पहले कहा कि 160 में किसी भी बंदे को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस तलब कर सकती है। अब 162 जो है बेसिकली वो इस हवाले से है कि वो स्टेटमेंट जो 161 के तहत रिकॉर्ड की गई हैं उन स्टेटमेंट्स पर 162 ये कहती है कि उनके ऊपर सिग्नेचर गवाह के जरूरी नहीं है, नहीं किए जाएंगे। 164 इस चीज को डिस्कस करती है कि अगर फर्ज करें मिसाल के तौर पर कोई एक मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें एक बंदा जो है वो जो है एब्डक्ट कर लिया गया, उसको अगवा कर लिया गया, अब अगवा का पर्चा दर्ज हो गया, इस बीच में उस बंदे को कहीं से बरामद कर लिया गया। ठीक है जी, वो बरामद हो गया। अब यहां पर जनाब पुलिस क्या करेगी कि फौरी तौर पर इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाएगी और वहां जाकर कहेगी जनाब ये बंदा जो है ये विक्टिम है, ये एब्डक्टी है, ये जरा बरामद हो गया है, तो इसका बयान मैं रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं कि वो बयान जो है क्या देना चाहता है। अब उसको चूंकि एब्डक्टी है, वो एलिज्ड एब्डक्टी, वो आएगा, वो बयान देगा कि जनाब मुझे फला फला बंदे ने इस तरह अगवा किया था। ठीक है, उस पर जो 164 की स्टेटमेंट होगी उसके ऊपर
मुलजिम को इख्तियार होगा कि वो अपना वकील मुकर्रर करे और उसका वकील जो है उसके ऊपर जिरा कर सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन उसका कर सकता है। 167 डिस्कस करती है रिमांड को। तो रिमांड का जैसे मैंने कहा कि ये टोटल 15 डेज है। फर्स्ट डे वो होता है जब गिरफ्तार किया जाता है, 24 आवर्स में मुलजिम को पेश किया जाता है मजिस्ट्रेट के पास, और उसके बाद में 14 दिन का मजीद मैक्सिमम रिमांड मिल सकता है। रिमांड का मकसद है कि पुलिस के पास उसकी जब फिजिकल कस्टडी किसी आदमी की होगी तो पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम पीरियड इसका 15 डेज है। मजिस्ट्रेट चाहे तो वो 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का या 10 दिन के अंदर रिमांड को खत्म करके बंदे को जुडिशियल भेज सकता है, यानी जेल में, ठीक है। जब बंदा जेल में चला जाएगा तो फिर पुलिस के पास या उस तफ्तीशी के पास उस केस में, ठीक है, उसको बुलाने का कोई इख्तियार बाकी ना रहेगा, ठीक है जी। अब ये जनाब 161 बहुत अहम है। लो जी, बंदे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि बंदे के खिलाफ जो एलिगेशन लगाया गया है, यानी उस मुलजिम के खिलाफ जो एलिगेशन लगाया गया है, उससे, उस एफआईआर के उस जुर्म से उस मुलजिम का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अगर पुलिस ये समझती है कि उस मुलजिम का उस जुर्म से किसी नौयत का कोई ताल्लुक ही नहीं है जिसमें उसको गिरफ्तार किया गया है या जिसमें पुलिस ने उसको शामिल तफ्तीश किया हुआ है, तो पुलिस क्या करेगी कि जनाब एक जाती बॉन्ड के ऊपर भी पुलिस को इख्तियार है कि उसकी जमानत मंजूर कर ले और उसको पुलिस जो है वो छोड़ दे, ठीक है जी। लेकिन पुलिस इसके इख्तियार बहुत ही कम करती है, ठीक है। करेगी तो मखसूस हालात में। मखसूस हालात का मतलब आप समझते हैं कि कौन से हालात हो सकते हैं जिन हालात में पुलिस इसका इस्तेमाल करेगी, रूटीन में वो नहीं करेगी, ठीक है जी। लो जी, इससे आगे चलते हैं। अब सेक्शन 172 है अहम, जो डिस्कशन के काबिल है। इसमें पुलिस डायरी, यानी जितनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इस केस में की है उसमें हर दिन, यानी आपने लफ्ज सुना होगा जिमनी, ठीक है, जो जिमनिया च तब्दीली करवा ली, जिमनिया च इजाद अपने जुर्म बड़ा करवा लिया, जिमनियों में जो है ना किसी जुर्म को ख़त्म करवा लिया। तो याद रखें, जब कोई एफआईआर दर्ज होती है उसमें कोई भी सेक्शन लगा हो तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस उस सेक्शन के अंदर इजाफा कर सकती है, जुर्म इजाद कर सकती है, यानी एडिशन कर सकती है जुर्मों के अंदर, या पहले से मौजूद किसी जुर्म को ख़त्म भी कर सकती है। मिसाल के तौर पर एक एफआईआर दर्ज हुई जिसके अंदर जुर्म लगा जनाब 337 मिसाल के तौर पर F5 लग गया, ठीक है जी। अब एलिगेशन जो है उसने लगाया था कि जनाब ये जो जुर्म लगा है ना, ये जनाब ये जो वक़ुआ हुआ है ये घर के अंदर हुआ है, ठीक है। अब जो एलिगेशन है उसके मुताबिक वक़ुआ कहाँ हो रहा है? घर के अंदर। जब घर के अंदर वक़ुआ हो रहा है तो फिर उसमें 452 452 लगना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने उन कंटेंट्स के मुताबिक उसको नहीं लगाया। अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जी यही मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस इस पर पहुंची कि जनाब जुर्म जो है, जो ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है इनसाइड द बाउंड्री, ठीक है, इनसाइड द हाउस ऑफेंस कमिट हुआ है, और जो मुलजमान थे वो मुसल्ला होकर घर के अंदर दाखिल हुए, तो उसमें क्या होगा, साथ उसमें पुलिस इजाद कर देगी, एडिशन कर देगी एक जुर्म को 452 को। यानी पुलिस को ये इख्तियार है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में किसी जुर्म को ना सिर्फ खत्म कर सकती है बल्कि किसी जुर्म का इन्वेस्टिगेशन में इजाफा भी कर सकती है कि उनकी तफ्तीश के मुताबिक वक़ुआ यूं हुआ। खैर जी 172, अब ये जितनी जिमनियां पुलिस लिखेगी, एक जिमनी पुलिस एक दिन में लिखती है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर आज कोई कार्रवाई पुलिस कर रही है तो वो आज जिमनी नंबर मिसाल के तौर पर 1 है। अब अगर पुलिस कल कोई कार्रवाई नहीं करती, परसों जो है पुलिस जाए वक़ुआ पर जाती है या फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी वालों के पास जाती है या जज साहब के पास जाती है, वहां पर बेल चल रही है, तो जो भी कार्रवाई पुलिस करेगी वो उसके अंदर लिखेगी कैसा? पुलिस ऐसे लिखेगी कि उसमें मेंशन करेगी कि जनाब इतने बजे मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, इतने बजे फला इंफॉर्मेशन मिली, इतने बजे मैंने ये काम किया, इतने बजे जनाब मैं जो है ना रवाना हुआ, इतने बजे मैं वहां पर पहुंचा, इतने बजे मैंने ये प्रोसीडिंग शुरू की और इतने बजे मैंने अपनी तफ्तीश खत्म की। तो वो सारी चीजें जो अहम होगी वो 172 के अंदर डिस्कस है कि पुलिस ने अपनी पुलिस डायरी के अंदर क्या कुछ लिखा है। अब एक बहुत अहम सवाल जो आप सबके मन में मचल रहा होगा कि पुलिस की जो डायरी है वो एक वकील के पास होती है या नहीं। तो मेरे भाई, पुलिस की डायरी पुलिस रिकॉर्ड है, कोई वकील वो डायरी जो है अपनी उसे कानूनन हासिल नहीं कर सकता। लेकिन मजे की बात यह है कि हर ट्रायल में हर वकील के पास पुलिस डायरी मौजूद होती है ना।
आपके पास भी मौजूद होती होगी। हर ट्रायल में हर वकील के पास पुलिस डायरी मौजूद होती है, ठीक है जी। और इस पुलिस डायरी को हम जो है जिरा के दौरान इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम ये हवाला नहीं दे सकते कि आपने फला ज़िम्नी में फला बात लिखी। अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि फला दिन आपने फला तफ्तीश की थी, उसमें ये जो भी आप डिफरेंस जो है क्रिएट करना चाहें वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अलबत्ता जो लर्नेड मैजिस्ट्रेट होगा या ट्रायल कोर्ट होगी या ट्रायल जज होगा या सेशन जज होगा, जो भी है, वो उस पुलिस डायरी को पढ़कर जो इसकी तफ्तीश आई है आईओ की या किसी की भी जो जिरा हुई है, सॉरी, उस जिरा को उससे उसका मुवाजना कर सकता है। उसमें देख सकता है कि पुलिस डायरी में और इसकी शहादत के अंदर क्या क्या कंट्राडिक्शंस हैं, और उन्हें देखने के बाद वो अपनी राय फॉर्म करता है जज कि पुलिस जो गवाह है वो सच बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है, ठीक है जी। तो अब ये भी मुकम्मल हो गई। इसके बाद में जनाब 173 की रिपोर्ट है। पुलिस ने जितना मटेरियल कलेक्ट किया, इसमें जो पर्पस है बिहाइंड इन्वेस्टिगेशन वो कतई तौर पर ये नहीं है कि किसी बंदे को पुलिस गुनाहगार कर दे या किसी को बेगुनाह कर दे, ना ही इसका उसके पास इख्तियार है। उसके पास इख्तियार है तो एक चीज का इख्तियार है कि वो मटेरियल कलेक्ट करे कि इस केस के बारे में जो जो उसने मटेरियल कलेक्ट किया होगा वो कलेक्ट करके सारे मटेरियल को जो है अपनी रिपोर्ट जो है 173 के तहत जो मुकम्मल करेगी और फिर वो सबमिट कर देगी, उसे भेज देगी जनाब प्रोसिक्यूशन ब्रांच में, और प्रोसिक्यूशन ब्रांच जो है उसे कॉम्पिटेंट कोर्ट में भेजेगा, जहां पर उसके ऊपर ट्रायल शुरू हो जाएगा। अगला जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ट्रायल के हवाले से।